वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत 1857 की क्रांति पर बात करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग अलग क्षेत्रों में अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विभिन्न वर्गों में काफ़ी गुस्सा और असंतोष व्याप्त था, और इस गुस्से और असंतोष का परिणाम हुआ कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे 1857 की क्रांति के एक्सपेंशन अर्थात फैलाव की, और बाद में बात करेंगे कि कैसे यह क्रांति असफल हो गई। पहले हम बात करें फैलाव की। 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ से क्रांति की शुरुआत की। 11 मई 1857 को वे दिल्ली पहुंचे। उन्होंने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना, और बहादुर शाह जफर ने काफी वृद्ध होने के बावजूद उनका नेतृत्व स्वीकार किया। बहादुर शाह जफर ने भारत के विभिन्न रूलर्स और चीफ्स को लेटर्स लिखे और उन्हें क्रांति में सहयोग देने का आह्वान किया। क्रांति का फैलाव दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से हुआ। अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वी पंजाब, बिहार आदि क्षेत्रों में विद्रोह का फैलाव हुआ। दिल्ली की जहां तक बात है, दिल्ली में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों और सैनिकों पर हमले किए, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। परंतु सितंबर 1857 तक आते आते अंग्रेजों ने दिल्ली में स्थिति पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। यद्यपि उनके एक मुख्य अधिकारी निकलसन की मृत्यु हो गई थी, परंतु अंग्रेज अधिकारियों ने बहादुर शाह जफर और उनके पुत्रों और पोते आदि को गिरफ्तार कर लिया, और बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पुत्रों और पोतों को मार दिया गया, और इस प्रकार दिल्ली में सितंबर में उन्होंने स्थिति अपने नियंत्रण में कर ली। दिल्ली के अतिरिक्त दूसरा जो मेन सेंटर था वो था अवध। अवध के बारे में हमने पहले भी बात की थी कि 1856 में कुप्रशासन के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अवध की बेगम हजरत महल ने प्रिंस बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया और क्रांति का नेतृत्व किया। अवध में भी अंग्रेजों ने स्थिति को शीघ्रता से नियंत्रित किया, और दिल्ली के कुछ ही समय पश्चात उन्होंने लखनऊ पर अधिकार कर लिया था, और कैंपबेल के नेतृत्व में वहां पर भी क्रांति का दमन कर दिया गया था। क्रांति के दमन के पश्चात हजरत महल वहां से नेपाल चली गई। क्रांति का एक और मेन सेंटर था कानपुर। कानपुर में हम मुख्य रूप से बात करेंगे नाना साहब की। नाना साहब की अगर हम बात करें तो वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। मैंने जब आपसे एंग्लो मराठा वॉर के बारे में बात की थी तो बाजीराव द्वितीय का जिक्र हुआ था। इन्हीं बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब, और जून 1857 में कानपुर में इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। इनके सहयोगियों में अजीमुल्ला खां और तांत्या टोपे का नाम आता है। इन्होंने काफी सफलतापूर्वक अंग्रेजों का प्रतिरोध किया, परंतु आरंभ में हैवलॉक ने नाना साहब को पराजित कर दिया था। कुछ ही समय पश्चात नाना साहब ने तांत्या टोपे की सहायता से फिर से स्थिति को नियंत्रित कर लिया, लेकिन दिसंबर 1857 के आते आते कैंपबेल ने कानपुर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार दिल्ली, लखनऊ, कानपुर
आदि मुख्य स्थानों पर अंग्रेजों ने शीघ्रता से विद्रोह का दमन कर दिया। अब हम एक और मेन सेंटर की बात करें, वो था झांसी। झांसी की मैंने आपको जब प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि डलहौजी ने अपने लैप्स सिद्धांत के अंतर्गत झांसी को हड़प लिया था। झांसी में डलहौजी ने वहां के शासक को पुत्र गोद लेने के अधिकार को अनुचित ठहराते हुए उस राज्य को हड़प कर लिया था और वहां के शासक गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 से क्रांति का नेतृत्व किया। अंग्रेजों का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और जब झांसी में उन्हें अंग्रेजों ने युद्ध में पराजित कर दिया तो वहां से वे कल्पी चली गई और उन्होंने ग्वालियर में अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए 18 जून 1858 को अपने प्राण त्यागे थे। ग्वालियर पर अंग्रेजों ने आखिरकार जून 1858 में नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तात्या टोपे काफी समय तक अंग्रेजों का प्रतिरोध करते रहे, लेकिन उन्हीं के साथी के विश्वासघात के कारण आखिरकार वे पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई थी। बिहार में हमें क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से एक जमींदार का नाम आता है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह के नेतृत्व में वहां क्रांति हुई थी। तो इस प्रकार जो मेन मेन सेंटर्स हमें दिखाई देते हैं वो उत्तर भारत में यूपी, बिहार और कुछ कुछ पूर्वी पंजाब का क्षेत्र, जहां पर मुख्य रूप से विद्रोह का फैलाव हुआ और अंग्रेजों ने आखिरकार दिसंबर 1858 तक आते आते विद्रोह पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था या विद्रोह का दमन कर लिया था। इस प्रकार से यह विद्रोह कुछ ही समय पश्चात नियंत्रित हो गया और एक तरीके से असफल रहा। 1857 का यह विद्रोह जो है वो काफी एरिया में फैला भी, परंतु इसका असफल हो जाना, इसके पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार थे। इतिहासकार जब इसके कारणों पर बात करते हैं तो पता चलता है सबसे पहली बात तो ये कि यह विद्रोह पूरे भारत में फैला ही नहीं था। यह भारत के सीमित क्षेत्र में फैला था। इस विद्रोह में ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन दिखाई ही नहीं देता। यद्यपि विद्रोह में उत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र शामिल था, लेकिन दक्षिण भारत में यह विद्रोह बिल्कुल ही नहीं फैला। अगर हम बात करें उड़ीसा की, वहां विद्रोह नहीं था। बंगाल से तो विद्रोह की शुरुआत ही हुई थी, वहां कुछ कुछ क्षेत्र में विद्रोह था। मराठों ने इस विद्रोह में कोई सक्रिय सहयोग विद्रोहियों को नहीं दिया और यदि हम एक एक करके रूलर्स की बात करें तो हैदराबाद का निजाम, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, जोधपुर के शासक, पटियाला के शासक, कश्मीर के शासक आदि कई सारे शासक इस क्रांति के समय अंग्रेजों के एक तरीके से सहयोगी बने रहे और उन्होंने क्रांति में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। जहां तक अलग अलग वर्गों की बात है, पार्टिसिपेशन था। फार्मर्स में शामिल थे, आर्टिसन थे, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, विभिन्न वर्ग इसमें शामिल हुए, परंतु उनके जो तरीके थे वो काफी दोषपूर्ण थे। जिससे फार्मर्स को मुख्य रूप से साहूकारों से काफी ज्यादा नाराजगी थी, तो उन्होंने विद्रोह के समय उनसे बदला लेने का तरीका ये अपनाया कि उनकी जो अकाउंट्स की बुक्स होती थी उन्हें वो जला देते थे, उन पर आक्रमण करके, कि उनको लगता था कि वो जमीनें
या जो भी उनके पास में गिरवी रखा हुआ है, इस तरीके से अब उन्हें इसके बदले में कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। तो पता चलता है कि गुस्सा कितना ज्यादा था। और जहां तक जमींदारों की बात है, वो जमींदार जो कि अंग्रेजों की नीतियों के कारण बेघर हो गए थे, उन्होंने भी इसमें काफी हिस्सेदारी निभाई और उन्होंने विद्रोहियों का सहयोग किया था। लेकिन फिर भी हम देखें तो इस विद्रोह में अगर हम पूरे भारत से, अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो भारत के कुल एरिया का, टोटल एरिया का 25% ही पार्टिसिपेशन था। और यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो उस लिहाज से सिर्फ 10% जनसंख्या ने ही इसमें भूमिका निभाई थी। दूसरी बात कि भारतीयों के पास में संसाधन बहुत ही सीमित थे। यदि हम इसकी असफलता के कारणों की बात कर रहे हैं तो भारतीय बहुत जोश से लड़ रहे थे, हिम्मत से लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास में पूरी तरीके से हथियार नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे। उनके हाथ में कुछ भी जो आ जाता था, चाहे वो डंडे थे या रॉड थी, उससे ही वो आक्रमण कर देते थे अंग्रेजों पर। और सैनिकों के पास में मेरठ में उन्होंने जो शस्त्रागार से जो कुछ भी उन्होंने आक्रमण करके वहां से ले लिया था, वो कुछ था उनके पास में हथियारों के रूप में, लेकिन नए हथियार उनके पास में नहीं थे। इसके बिल्कुल अपोजिट अंग्रेजों के पास में काफी दूर तक मार करने वाली गन थी, उनके पास में तोपखाना भी था, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की मदद से अंग्रेज भारतीयों का जहां भी क्रांति का मूवमेंट हो रहा था वो उन्हें बहुत जल्दी पता चल जाता था और वो विद्रोह को इस कारण से बहुत आसानी से सप्रेस कर पाते थे। तो इसके कारण भी भारतीय एक तरीके से काफी पिछड़ते चले गए और अंग्रेजों का सामना वो नहीं कर पाए। एक और बात जो असफलता के कारणों में हम मान सकते हैं कि भारतीयों में काफी बहादुरी थी, नेताओं में काफी हिम्मत थी, वो बहुत जोश से लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो हारे। तो इसलिए भी कि उन्हें इस प्रकार से जो बैटल्स थी उनका कोई बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं था। यदि हम अंग्रेज अधिकारियों की बात करते हैं तो चाहे वो आउटरम था, चाहे हैवलॉक था, चाहे वो निकलसन था, चाहे लॉरेंस बंधु थे, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी तो उन्हें लंबा, इससे पहले का युद्ध में लड़ने का, ग्राउंड बैटल्स का काफी लंबा एक्सपीरियंस था। उन्हें पता था कि सेना को किस प्रकार से आगे ले जाना है या पीछे ले जाना है, किस प्रकार से उन्हें षड्यंत्र करना है, किस प्रकार से कूटनीति का सहारा लेना है, ये सारी बातें उन्हें पता थी। कहाँ पर धोखा देना है, ये सारी बातों से अंग्रेज काफी हद तक काफी ज्यादा जानते थे। और भारतीय जो नेता थे वो बहुत बहादुरी से लड़ना जानते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि धोखा कैसे दिया जाए या पीठ पीछे से वार कैसे किया जाए। उनको लगता था कि वो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करें, वीरता का प्रदर्शन करें और आमने सामने की लड़ाई वो करना जानते थे। लेकिन अंग्रेजों के पास कूटनीति थी और उन्होंने धोखे का भी बराबर सहारा लिया, और इसके अलावा उनके पास में युद्धों में लड़ने का एक लंबा अनुभव भी था। तो ये भी एक मुख्य रूप से कारण बताया जाता है कि भारतीय असफल हुए। एक और बात जो दिखाई देती है कि काफी जगहों से काफी लोगों ने नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह आदि काफी लोगों ने काफी दिनों तक क्रांति का नेतृत्व किया। लेकिन यहाँ पर एक बात जिसका अभाव दिखाई देता है कि इनके पास में कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रकार से कोऑर्डिनेशन नहीं था। इन्हें यह भी पता नहीं था कि इन्हें क्रांति सफल हो जाने के पश्चात क्या करना है, भारत में सोसाइटी में कोई क्या चेंजेस लाने हैं, या इकोनॉमिक जो सिनेरियो है उसमें उन्हें क्या करना होगा, या पॉलिटिकल जो सीन है उसमें क्या कोई परिवर्तन लाना होगा। इस प्रकार से कोई प्रकार की कार्य प्रणाली या कोई प्रकार की योजना वहां पर
मौजूद नहीं थी। वो सभी लोग लड़ रहे थे क्योंकि वो अंग्रेजों से नाराज थे और उनके पास में अपने अलग अलग रीजन थे। किसी के पास में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का रीजन था, किसी के पास में कुछ टैक्सेशन का रीजन था, किसी के पास कोई धार्मिक कारण था, किसी के पास में कोई सामाजिक कारण था। सभी अपने अपने कारणों को लेकर के लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास में कोई प्रॉपर कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं था। और इस कारण से भी क्रांतिकारियों को यह नहीं पता था कि उन्हें आखिरकार करना क्या है, और इस कारण से भी यह विद्रोह असफल हो गया। एक और बात, जब हम पूरे इंडिया से पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो सोसाइटी का, क्यों वैसे तो एक बड़ा वर्ग, काफी सारे लोग इसमें शामिल हुए, कि हम बात करते हैं कि फार्मर्स, किसान, आर्टिसन, जमींदार, मनी लेंडर्स, काफी सारे लोगों की हम बात करते हैं कि वो लोग इसमें शामिल थे अपने अपने हितों के कारण। लेकिन शिक्षित वर्ग की अगर हम बात करें तो भारत का शिक्षित वर्ग इस क्रांति में लगभग शामिल नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों ने जो विभिन्न सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो अलग अलग सुधार लाने की कोशिश की और विभिन्न अधिनियम लाए गए, जैसे सती प्रथा निषेध अधिनियम, हिंदू विधवा विवाह अधिनियम, तो शिक्षित वर्ग जो है वो अंग्रेजों के इन रिफॉर्म्स को थोड़ा ठीक मानते थे और वो ये समझते थे कि अंग्रेज हैं तो इस कारण से भारत के समाज में सुधार हो रहे हैं, और अगर अंग्रेज चले गए तो फिर से एक फ्यूडल सिस्टम, एक सामंती ढांचा स्थापित हो जाएगा और फिर से ही वही दकियानुसी और पुरानी परंपरागत बातें शुरू हो जाएगी। तो यह शिक्षित वर्ग काफी हद तक अंग्रेजों की जो सुधारवादी कार्यक्रम था, जो नीतियां थी, उसके समर्थन में था, और इस कारण से ये शिक्षित वर्ग लगभग इस क्रांति से दूरी रहा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि क्योंकि पूरे भारत में यह क्रांति नहीं फैली, भारतीयों के पास में लड़ने के लिए पूरे संसाधन नहीं थे, धन का अभाव भी हम कह सकते हैं, और उनके पास में तलवारें और भाले ही थे, और अंग्रेजों के पास में जो बंदूकें थी, जो गन थी, उसके कारण वो काफी दूरी से उन पर वार कर पाते थे और भारतीयों के लिए करना मुश्किल होता था। कोई प्लानिंग नहीं थी, आइडियोलॉजी नहीं थी उनकी, और सबसे बड़ी बात कि उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही पुअर था, और काफी बड़ा वर्ग जो शिक्षित वर्ग था उसका भारतीयों को, विद्रोहियों को समर्थन नहीं मिला। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि ये 1857 का विद्रोह जो है वो असफल हो गया।